हेलो बच्चों, हेलो। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट quadratic equation and we have completed exercise 4.2, 4.1 and introduction in last video. So this is the day to start what exercise 4.3. okay, आज हमें 4.3 स्टार्ट करनी है। 4.3 के हमें सारे क्वेश्चन लगाने होंगे, ठीक है बच्चों। ये आज का टारगेट है हमारा। देखते हैं क्या होता है, टारगेट कंप्लीट होता है या नहीं होता है। टारगेट कंप्लीट होता है या नहीं होता है ये आप पे डिपेंड करता है। आप पूरी वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं, कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं, तो टारगेट अचीव्ड। और अगर आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं तो टारगेट अचीव्ड नहीं हुआ, मतलब अचीव नहीं हुआ, ठीक है। तो टारगेट को अचीव करना है तो कंप्लीट वीडियो देखें और फिर देखें आपको ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। समझ में आ जाना एक अलग चीज़ होती है और क्वेश्चन बन जाना एक अलग चीज़ होती है। भाई समझ में तो सबको आता है, जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मैं हर एक स्टेप आपको क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगा रहे होते हैं तो आपकी मेमोरी कितना उसको होल्ड कर पाती है, उस फॉर्मूले को कितना अपने दिमाग पे रख पाती है, उस मेथड को कितना दिमाग पे रख पाती है, ये टेस्ट आपका है और ये टेस्ट आप सेल्फ ही ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो कोशिश करना है जब मैं वीडियो, एक तो पूरी वीडियो देखना है और जब मैं वीडियो फिनिश कर दूं उसके जस्ट तुरंत बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठा के अपनी बुक से लगाने की कोशिश करें। नहीं बनता फिर वीडियो देखें, बनेगा क्यों नहीं बनेगा भाई, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो है, पहले तो एक्सरसाइज कौन सी है भाई, एक्सरसाइज हमारी 4.3 होगी और इसमें कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अच्छा, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो बात ये आती है कि एग्जिस्ट करते हैं तो ये चेक करना भी हमारा काम है कि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते और कब करते हैं, है ना। तो देखो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले ये सारे जो इक्वेशन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में ही होते हैं। और अगर मैं b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करूं और मैं ये पता लगा लूं कि b स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 से लेस है, दिस इज द लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो यहां पे नो रियल रूट्स की कंडीशन अप्लाई होती है। मतलब यहां रियल रूट्स नहीं होते भाई। जो हमें ये बताना है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैंने अभी रखा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, इस बात की टेंशन नहीं लें। लेकिन अभी तो फिलहाल में हमें ये पता करना है कि रूट्स कहां एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो हेयर रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, यहां पे रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो भाई यहाँ a क्या है, यहाँ पे 2, b क्या है -7 और c क्या है यहाँ पे 3, ठीक है। तो क्या करना है भाई, हमको चेक करना। -7 स्क्वायर, ये क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर रहे हैं ना हमको। हाँ, -7 स्क्वायर -4, a क्या है 2 और c क्या है 3, 49 माइनस 24, दिस इज द 25। सी ये वैल्यू किसकी आई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई ना, एंड दिस इज द ग्रेटर देन 0।
दिस इज द ग्रेटर देन जीरो, मतलब यहां पे रूट्स होंगे। ये क्या है? नो रियल रूट्स। और ये नो रियल रूट्स कब होते हैं नो रियल रूट्स? बताइए भाई। बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमारा जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 25 है, और ये 25 जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो जब ग्रेटर देन जीरो है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो लेस देन जीरो था, इस कंडीशन को तो इसने फॉलो ही नहीं किया। जब फॉलो नहीं किया तो नो रियल रूट्स वाली कंडीशन भी फॉलो नहीं होती। समझ में आ रहा होगा? तो सीधी बात है, जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो मिले वहां रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो और इक्वल जीरो मिल जाए तो वहां रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पे रूट हमारे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ये हमने चेक कर लिया। जनरली बच्चों एक बात सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये सब करना नहीं है हमको। जनरली हमको ये करना नहीं है। हम क्वाड्रेटिक मेथड से हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू लाएंगे बस, और हमें आगे कुछ नहीं करना। तो इसको सिर्फ समझना था कि रूट्स हमारे एग्जिस्ट कब करते हैं कब नहीं करते। तो चलो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। भाई मैंने आपको कहा था सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन से आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 कॉमन ले लो। जहां 2 है नहीं वहां 2 से डिवाइड करो। भाई कॉमन लेने का मतलब यही तो हुआ। जैसे मैंने कहा 2x प्लस 10 से मैंने 2 कॉमन लिया, तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं 2x को भी 2 से डिवाइड कर रहा हूं और 10 को भी 2 से डिवाइड कर रहा हूं। यही तो मतलब है कॉमन का यही तो मतलब है, यही तो हुआ x प्लस 5, है ना। लेकिन बात आती है, अगर यहाँ 10 नहीं होता 7 होता, तब यहाँ 7 होता, जहाँ 10 था वहाँ क्या होता, 7 होता। तो ऐसे ही तो हो रहा है, देखो ऐसे ही तो कुछ हो रहा है। तो जिसको हम कॉमन लेते हैं, अगर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, वो उस टर्म का फैक्टर नहीं है, तो हम उससे डिवाइड कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, एक एक स्टेप को क्लियर करना है, समझना है, ठीक है। अब आ गया होगा समझ में। अच्छा एक चीज़ और देखो, अब मुझे इस 2 को ले जाना है इसके डिवाइड में। सपोज करो मैं यहाँ 2 डिवाइड में ले आया, क्या है ये, 0 ही तो है ना, ये 0 ही तो है। अच्छा ये हो गया एक्स स्क्वायर। मैं इस टर्म को 0 के तरफ ले जाने की कोशिश करूं तो क्या मिले भाई, बताना जरा हमको। -3/2, ये तो 0 है ना, ये तो 0 है। 0/2 क्या होता है, 0 है ना। तो जब 0 के तरफ मैं 3/2 लेके जाऊंगा, -3/2 मिल जाएगा मुझे। अच्छा कोई परेशानी इसमें नहीं है ना। अच्छा सुनो, अब सुनो, नेक्स्ट स्टेप में मुझे एक बात याद, देखो मैंने लास्ट टाइम भी इसको समझाया था, इस बार भी समझा रहा हूं। हर बार समझाना अच्छा नहीं लगता, एक क्वेश्चन में समझा दिया, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आप और हम मिलके एक साथ करेंगे, ठीक है। और जो स्टेप है इनको समझे ठीक से। एक बात बताओ, मैंने कहा था जहां x है आप उसमें 2 का मल्टीप्लाई बिना सोचे समझे कर दीजिए। और जब मल्टीप्लाई किया है, भाई ये तो हमारा था 7x/2 तो था, 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, इट इज कंपल्सरी। अब सुनो, अब हमें 2x को अलग कर लेना है बस। किसको अलग करना है, 2x को। किसको अलग करना है बच्चों, 2x को बिल्कुल अलग कर लेना है, बिल्कुल अलग कर लेना है। किसको, 2x को। फिर से समझो, मैंने 2x को बिल्कुल से अलग कर लिया। अच्छा जब मैं 2x को अलग कर लूंगा तो बचा क्या मेरे पास, 7/4, यही तो बचा। बस मुझे यही चाहिए था।
मुझे यही चाहिए था बच्चों, ये जो 7/4 है ना, ये चाहिए था मुझे इसी की रिक्वायरमेंट थी। ये 2x के बाद जो बचता है ना, मुझे उसी की रिक्वायरमेंट थी। क्यों रिक्वायरमेंट थी, ध्यान से देखो। मैं अब क्या करूंगा, मैं दोनों साइड 7/4 से का स्क्वायर ऐड कर दूंगा। 7/4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दूंगा, दोनों तरफ। समझ आने लगा होगा, समझ आने लगा होगा। अच्छा एक बात सुनो, ये जो पार्ट, एक मिनट रुक जाना बच्चों, ये जो पार्ट है बच्चों, ये पार्ट, अच्छा ठीक से देखो, ये पूरा का पूरा, यार फील करो ना इसको फील करो ना। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो ये 2ab नहीं लिखा है, देखो ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही तो लिखा है। तो क्या मैं इसको x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। अच्छा, ये माइनस 3/2 था और ये हमारा 49/16। देख लो ना, ठीक से देखो ना, ये 3/2 था हमारा, माइनस का है, और ये 7/4 था, ये 7/4 था, और 7/4 का स्क्वायर क्या होता है, 14/16 होता है। अच्छा, अब मैं क्या करूं, अब मैं थोड़ा सॉल्व कर लूं यहां पे। देखो यहां एलसीएम क्या आएगा, 16। अच्छा 2 से डिवाइड करो तो कितना आता है, 8, और 8 3 जा 24 माइनस प्लस 49 है ना। अच्छा, x माइनस 7/4, ये क्या हुआ भाई, ये तो 25/16 हो गया। मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं तो क्या होगा, रूट नहीं लग जाएगा, इतना तो समझ में आता है ना। लेकिन रूट के साथ दो साइन आते हैं साथ में, एक प्लस और एक माइनस। तो इसका मतलब तो ये हो गया x माइनस 7/4 इक्वल 5/4 प्लस माइनस। अच्छा, इस नंबर को मैं यहां से ट्रांसपोज कर रहा हूं, 4 प्लस 7/4, टेकिंग पॉजिटिव साइन, सो x इक्वल, अच्छा कहां पॉजिटिव लिया जाता है, जहां प्लस और माइनस होते हैं उन्हीं का साइन लेते हैं बस पॉजिटिव। 5/4 प्लस 7/4 इक्वल 12/4 इक्वल आ गया हमारा x इक्वल 3। तो ये हमको x इक्वल 3 मिल गया, x इक्वल 3 मिल गया। अच्छा, टेकिंग नेगेटिव अगेन, ओ सॉरी, ओनली नेगेटिव फर्स्ट टाइम, वी टेक फर्स्ट टाइम, ओके। सो माइनस 5/4 प्लस 7/4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये 2/4 हो गया, और 2/4 क्या होता है, 1/2। तो हमें x की वैल्यू यहाँ 1/2 मिल गई, और वहाँ x की वैल्यू हमको क्या मिली, 3 मिल गई। तो हमें दो वैल्यू मिल गई ना x की। ये क्वाड्रेटिक का रूल है कि हमें दो वैल्यू ही देगा ये। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्लियर हुआ, समझ आ गया है ना। कोई डाउट हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। घर में आके बताओगे क्या घर में नहीं बताओगे ना, आगे कमेंट में ही बताओगे। तो डाउट हो गया होगा, क्लियर बेटा, है ना। क्या होगा हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, सबसे पहले हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, फिर हमें उस जो कोफिशिएंट लिया है उससे 0 को डिवाइड कर देना है, 0 मिलेगा। फिर हमें कांस्टेंट टर्म को 0 की तरफ लेके जाना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, x जो टर्म है हमारा x से रिलेटेड, उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। फिर 2x को अलग कर लेना है, जो बचता है उसी के स्क्वायर को हमें दोनों साइड ऐड करना है। फिर एक स्क्वायर के फॉर्म में हमारे पास आइडेंटिटी मिल जाएगी। फिर उसके बाद क्या, आगे सॉल्व करना है ना। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। ओके, तो बच्चों घबराने की कोई बात ही नहीं है इसमें।
क्या बात है भाई, वही वही 2 इज कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर, अब बोल साथ में बोल भी सकते हो आप, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल 2, क्या करना है भाई, 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, एक्स स्क्वायर, मैंने कहा था 2x को बिल्कुल अलग कर लो, फिर मल्टीप्लाई में जो बचता है वो रख लो, इक्वल टू, इसका स्क्वायर मुझे दोनों तरफ ऐड करना ही होगा, 1/4 का दोनों साइड हमने स्क्वायर ऐड कर दिया। अच्छा बच्चों ठीक से देखो, ठीक से देखो, ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ही तो लिखा है, और ये लिखा है 2 प्लस वॉट 1/16। अच्छा x प्लस 1/4, x प्लस 1/4, अच्छा अच्छा, और ये हो जाएगा हमारा, ये क्या दे देगा हमको, स्क्वायर लिखो, अभी स्क्वायर लिखे रहे हैं ना, एलसीएम क्या आएगा, 16 2 30, 33 मिल जाएगा, 33/16। अच्छा स्क्वायर हटाया, स्क्वायर हटाया तो क्या देगा, प्लस माइनस रूट 33/16। अच्छा 33 का तो स्क्वायर रूट पता ही नहीं है हमको, पता है क्या, नहीं है ना पता, तो प्लस माइनस रूट 33/4 तो लिख ही सकते हैं। अच्छा इस वैल्यू को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, मैं यहाँ माइनस में लेके जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब खुद सोचो क्या करना है, पॉजिटिव लेना है अब, तो x इक्वल क्या होगा, प्लस रूट 33/4 माइनस 1/4, तो ये रियल में हमें 4 दे देगा, ये दे देगा रूट 33 माइनस 1, आंसर। अच्छा व्हेन वी टेक नेगेटिव साइन देन x इक्वल माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4, सो दिस इज द 4 एंड माइनस रूट 33 माइनस 1, एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 33 प्लस 1/4, सो दे आर द आंसर, बोथ x की दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। अच्छा समझ में आया होगा, समझ में आया होगा भाई। पहला क्वेश्चन थोड़ा होता है जो हमें मेथड सिखाता है, दूसरा हमको क्या करता है, हमको करना सिखा देता है कि कैसे इसको करना है हमको, ठीक है। तो नोट कीजिएगा इसको, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं सर कॉम्प्लिकेट, क्यों, रूट लगा है, अरे रूट का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे तो इसको एक ऐसे ही किया जा सकता है, पता देख के ही कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी हम मेथड से ही करेंगे मेथड से ही करना आपको है, लेकिन मैं इजी वे बता दे रहा हूँ। अच्छा ये देखा करो, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर जो है वो भी कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर है क्या, अगर है तो बहुत बढ़िया है, ये समझ लो तुम्हारे लिए आसान है, ये 2x का होल स्क्वायर है, और जो कांस्टेंट है उस पर ध्यान दो, उसको भी बच्चों आप क्या किया करो, कुछ भी हो रूट लगा के स्क्वायर लगा दो, कुछ भी हो रूट लगा के स्क्वायर लगा दो, बिना सोचे समझे कर सकते इसको, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, अब मुझे क्या करना है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2x 2 इंटू 2x और रूट 3, ऐसे नहीं लिख सकता क्या, देखो अब फील करो ना इसको, क्या है ये भाई, ये तो हमारा ये नहीं है, ये है ना, ये तो देखो ना ठीक से, यही तो है। अच्छा तो 2x प्लस रूट 3 और 2x कंप्लीटिंग स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, मेथड हमारा काम किया कि नहीं किया, ये देखो इक्वल 0, 2x प्लस रूट 3 इक्वल 0, देन x 2x इक्वल रूट 3 माइनस का x इक्वल क्या मिला, माइनस रूट 3/2, एंड अगेन x इक्वल वी फाइंड रूट 3/2, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अच्छा ये भी एक मेथड हो गया हमारा, ठीक है, ये भी एक मेथड हो गया, और वो भी एक मेथड है, वो भी एक मेथड ही है, तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, बिना कॉमन लिए भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बिना कॉमन लिए सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, कर सकते हैं, तो आपको करना भी है और अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, एकदम एक जैसे हैं, और मुझे लगता है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, बिकॉज b² इज़ 1
-4 2 जा 8 2 जा 8 4 जा 32 है ना, -31 आएगा रूट के अंदर, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आंसर नहीं आएगा। तो चेक कर लीजिएगा एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, देखो अब सिचुएशन को देखना है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 above by applying the quadratic formula। अच्छा कह रहे हैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हमें इसी क्वेश्चन को करना है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा एक क्वेश्चन कर देता हूं मैं, थर्ड वाला, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको मैं कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं कर रहा हूं। अच्छा यहाँ a क्या है भाई 4, b क्या है 4√3 और c क्या है 3। अब मुझे क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, तो वही होता है -b + -b² -4ac अपॉन क्या 2a है ना। क्या है भाई इसमें -4√3 ± b² क्या है भाई 4√3 का स्क्वायर करना है, तो b² ऐसे नहीं होगा, देखो ना ध्यान से, 4√3 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, तो 48 हो गया ना, ये तो ये 48 लिख लिया, -4ac। अच्छा 4 का मल्टीप्लाई a और c में होगा, तो ये भी तो हमारा 48 हो गया, देख लो ना, देख लो फिक्स। जब मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें 48 16 3 जा कितना 48 अपॉन क्या 2a। a कौन, a तो भाई हमारा 4 है ना, a तो हमारा 4 है, ये तो 0 हो गया, -4√3/8 = -√3/2। यही तो आ रहे थे अभी, यही तो आ रहे थे x की वैल्यू, बस 2 आ रहे थे, 2 बार लिख दो इसको, इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रियल रूट्स हैं ये, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन कर लिए है, इसमें भी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लिया जाता है, लेकिन बस बेटा इसमें क्या हुआ कि ये तो 0 हो गया, और जब ये 0 हो गया तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही खत्म हो गई वहां से, ठीक है ना। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट भी है, तो मैं सेकंड पार्ट करना प्रेफर करूंगा, फर्स्ट आप करेंगे, ठीक है। x + 4 - 1/x - 7 11/30। अच्छा एक बात सुनो, इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ और लिख के देता है, वो हमेशा लिख के देता है x does not equal to -4 and x does not equal to 7। ये क्यों लिखते हैं, इस चीज़ को समझो। मैं कहूँ x + 1/x = 8, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बिना सोचे समझे x does not equal to 0, x does not equal to 0। और अगर मैं यहाँ ऐसे लिखूँ, मैं ऐसे लिख दूँ x + 1/x + 1, तो फिर मैं यहाँ बिना सोचे समझे लिख दूंगा x does not equal to -1। मतलब समझो, कुल मिला के यहाँ देखो डेनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, क्यों, अगर मैं x की वैल्यू क्या नहीं रख रहा 0, यानी कि यहाँ डेनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, x की वैल्यू में 0 नहीं रख रहा हूँ। यहाँ देखो मैं अगर x की वैल्यू -1 पुट कर दूंगा तो यहाँ क्या होगा 0, यानी कि मैं यहाँ भी डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना चाह रहा हूँ। यहाँ चेक करो, अगर मैं x की वैल्यू -4 रख दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होने देना चाह रहा हूँ मैं। और अगर मैं x की वैल्यू 7 रख दूँ तो यहाँ डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी मैं डिनोमिनेटर को 0 नहीं करना चाहता। क्योंकि जब मैं किसी नंबर को, रियल नंबर को 0 से डिवाइड करता हूं तो वो हमें नॉट डिफाइंड वैल्यू देता है, और हम नहीं चाहते कि हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो, तो हम ऐसी वैल्यू को रिजेक्ट करते हैं जिन वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता। डिफाइंड ना होने का मतलब इन्फिनिटी दे देता है,
इन्फिनिटी दे देता है। मतलब जहां डिनोमिनेटर 0 होगा वहां इन्फिनिटी मिलेगा डेफिनेट, और इन्फिनिटी मिलेगा तो फंक्शन डिफाइन भी नहीं होगा। इस चीज को समझो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मैंने क्यों इनको 0 x को -4 और 7 इक्वल नहीं बताया। अब क्या करना होगा भाई, यहां तो एलसीएम लेना है, x + 4 x - 7 11/30। x - 7 का मल्टीप्लाई किसी से नहीं होगा, है ना। x + 4 का भी किसी से नहीं होगा, 1 से होगा, लेकिन होगा, ऐसा नहीं है भाई। ये x - 7 है और -x - 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा x² -3x और -28 इक्वल 11/30। ये x से x कैंसिल हो गया। अच्छा, -11 अपॉन x² -3x -28 इक्वल 11/30 मिलेगा हमको, ठीक है। ये कटा नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या 11 बन जाए 11 और 11 बन जाए 11 नहीं होगा? तो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई 30 का -1 से कर सकता हूँ ना, ऐसे देखो ना, ऐसे, और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो x² -3x -28 इक्वल -30। इसको इस तरफ लाओ, -28 + 30 इक्वल 0। क्या दे दिया भाई इसने, x² -3x + 2 इक्वल 0। अच्छा 2 बन जाए 2, फैक्टर क्या है 2 और 1, 3 की जगह हम 2 और 1 लिख देंगे, 2x -2x -x लिख देंगे तो हो जाएगा। अब तो कर लेंगे ना इसको, ये तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। तो 4 में क्या होगा, देखो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, कह रहा था सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। अच्छा, रहमान की एज क्या है आखिर, लेट x बी द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। मतलब रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो x है। अच्छा, रहमान्स एज 3 years बिफोर 3 year। तीन साल पहले, भाई क्या कहा उसने, 3 years ago, यही तो हुआ। 3 साल पहले रहमान की एज तो x - 3 होगी, है ना। एंड रहमान्स एज 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 5 year। तो भैया ये तो हमारी x + 5 होगी। अब उसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये है कि उन्होंने बोला कि 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। देख लो 1/3 है। कह रहे हैं रहमान की एज फाइंड करो। बिल्कुल करेंगे, करना पड़ेगी भाई। x - 3 x + 5 x + 5 प्लस x - 3 इक्वल 1/3, ठीक है। क्या देगा ये दे देगा हमको 2x + 2 अपॉन क्या, x² + 2x - 15 इक्वल 1/3। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इनसे होगा और 1 का मल्टीप्लाई इससे, तो x² + 2x - 15 इक्वल क्या दे देगा भाई, 3 × 2 = 6x + 6। अब इनको ट्रांसपोज कर लो, x² + 2x - 6x - 15 - 6 इक्वल 0। इक्वेशन क्या बनी,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल 0, है ना। अच्छा 7 3 जा कितना होता है, 7 3 जा कितना होता है, 21 होता है क्या। तो 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल 0। तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 7 इक्वल 0। तो x प्लस 3 और x माइनस 7 इक्वल 0। तो x प्लस 3 इक्वल 0 और x माइनस 7 इक्वल 0, देन x इक्वल बेटा 3 माइनस का वो भी, और x इक्वल 7 प्लस का। अच्छा रहमान्स की जो प्रेजेंट एज होगी वो ये होगी रहमान की, क्यों, x कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, एज कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अच्छा ये क्लियर हो गया ना। आगे देखो, आगे देखो। इन क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। In class test, the sum of Cephali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their masses would have been 210. Find the marks. अच्छा एक बात बताओ, हम कहते हैं let x and y be the marks of 10y या marks of Cephali in maths and English रिस्पेक्टिवली। ओके बच्चों, अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने कहा कि दोनों मार्क्स जो है ना वो हमारे कितने हैं, 30 हैं। तो बताइए इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे, 30 माइनस एक्स नहीं होंगे भाई। इंग्लिश के मार्क्स तो हमारे y थे ना, तो y क्या है 30 माइनस एक्स, और मैथ्स के मार्क्स क्या थे, x थे, तो x हो गया, कोई दिक्कत है ना। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि अगर मैथ्स में उसको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, देख लो ना, मैथ्स में 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले उसको, पहले x थे अब क्या है +2, और लेकिन इंग्लिश क्या y, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते हैं, तो इन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट 210 होता है, होने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा तो फिर क्या हुआ भाई, x प्लस 2, यहाँ y की वैल्यू 30 माइनस एक्स और माइनस 3 था, 210 क्या दे देगा ये, देखो ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो इसको, ये दे देगा हमको 27 माइनस एक्स इक्वल 210। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो काम करो, अगर मैं एक काम कर लूँ यहाँ पे छोटा सा काम, कि मैं x माइनस 27 लिख दूँ, इसका एक माइनस बाहर आएगा वो यहाँ लिख दूँ, या फिर यहाँ का माइनस में यहाँ लिख दूँ। देखो ना भाई, जो माइनस यहाँ रिवर्स करने पे मिलेगा वो हम कॉमन बाहर लेंगे, और वो उसको हम 210 को भी तो दे सकते हैं, है ना। अब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 इक्वल 210 नेगेटिव। अब एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 प्लस 210 इक्वल 0। अब क्या होगा बच्चों, अच्छा 25x मैं 210 से 54 को क्या कर रहा हूं, सबट्रैक्ट कर रहा हूं, कितना मिलेगा 156 इक्वल 0। अच्छा 156 के ऐसे फैक्टर लेके आओ कि ऐड करने पे 25 मिल जाए, तो 156 है ये, ठीक है 156 है ये। अच्छा एक बात बताओ, 156 को मैं 13 से डिवाइड करूँ, 13 बन जा कितना होता है 13, और 13 2 जा, तो 12 और 13 का मल्टीप्लाई, 12 और 13 का प्रोडक्ट करेंगे तो 156 मिल जाएगा, मिलेगा ना। और बेटा एक बात बताओ, इनको ऐड करने पे हमें कितना मिलता है, 25 भी तो मिलता है, तो माइनस, अच्छा सब सॉरी ये प्लस है,
12x माइनस 13x 156 इक्वल 0। आगे आप लोग करेंगे, आगे आप लोग करेंगे इसको, ठीक। x ही तो कॉमन लेना है, अब x कॉमन नहीं ले पाओगे, या माइनस 13 कॉमन नहीं ले पाओगे, ले लोगे ना। तो एक बार आएगा x माइनस 12, एक बार आएगा x माइनस 13, तो एक बार x की वैल्यू 12 एंड 13, समझ गए होगे। मैथ्स में अगर उसके 12 है तो इंग्लिश में 13 है, और अगर अगर इंग्लिश में 13 है तो मैथ्स में 12 है, ठीक है। आ गया होगा समझ में। अच्छा आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। कह रहा है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। बिल्कुल निकालेंगे भाई, निकालनी पड़ेगी, है ना। हाँ ऐसे देखो, ऐसे देखो थोड़ा इसको, फिगर में फील किया करो इसको। क्या बोला वो, क्या बोला? कह रहा है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ये शॉर्टर, ये भी शॉर्टर, दिस इज द लॉन्गर एंड दिस इज द मच लॉन्गर देन दिस, है ना। क्या कह रहा है? मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अच्छा अच्छा, मैं अगर शॉर्टर साइड को x कहूं, मैं अगर शॉर्टर साइड को x कहूं तो लॉन्गर साइड हमारी x प्लस 30 हो गई ना, देख लो ना, यही तो कह रहा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। और पहले क्या बोला था? पहले बोला था डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ फील्ड 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। भैया ये भी तो x प्लस 60 हुआ, क्या दिक्कत है? तो लेट x बी द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, है ना। और यहां होता है राइट एंगल, ये भी पता होगा। अच्छा अगर मैं ये कहूं कि ये ए बी और ये सी और ये डी है, तो ए बी सी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल ही तो हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल ही तो हुआ। लॉन्गर साइड क्या होगी? x प्लस 30, और डायगोनल क्या होगा? x प्लस 60। अच्छा ये सब काहे में है बेटा? मीटर में, ये सब मीटर में है, ठीक है। अच्छा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस व्हाट? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस x प्लस 60, या हम ऐसे भी कह सकते हैं बेस स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल x प्लस 60 मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये डायगोनल हाइपोटेनस ही तो है राइट एंगल ट्राइंगल में। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कंडीशन बन गई हमारी। इक्वल एक्स स्क्वायर 3600 120x, है ना भैया। ये एक्स स्क्वायर से एक तो मैं ले लूँगा, मैं खा जाऊँगा इसको, खा गया, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर, अच्छा ये 60x है, ये इस तरफ आएगा तो क्या आएगा? माइनस का 60। और ये 3600 इस तरफ जब आएगा तो कितना मिलेगा? 2700 इक्वल कितना? 0। अब बताओ, अब बताओ 90 और 30 का मल्टीप्लाई करने पे यही नहीं मिलेगा? और 90 और 30 का डिफरेंस भी तो 60 मिलेगा। फैक्टर बच्चों आप खुद करेंगे, फैक्टर आप खुद करेंगे, ठीक है। और इसका आंसर भी आप खुद लेके आएंगे। यहाँ तक बहुत है, फैक्टर भी बता दिए ना मैंने आपको, फैक्टर भी बता दिए, बस आपको क्या करना है? सिर्फ सॉल्व करना है कॉपी में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला देख। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5 था कि 6 था? ये था हमारा 6। अब आते हैं 7th पे।
अब 7th में आते हैं, ठीक है बच्चों, 7th पे आ जाते हैं। तो 7 नंबर में क्या करना है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180 एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, एक काम कर लेते हैं, लेट x एंड y बी द स्मॉलर या लार्जर एंड स्मॉलर नंबर रिस्पेक्टिवली। ओके, अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या बोला उसने, क्या बोला, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है इन दोनों का जो सम है वो 180 है, बिल्कुल 180 है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, बिल्कुल, इससे मैं डिनाई नहीं करूंगा, मानूंगा इस बात को। दूसरी बात उसने एक और कही है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर तो हमारा y था और इसका स्क्वायर क्या है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 8 टाइम ऑफ लार्जर नंबर। यस और नो, यही तो बोला है, यही तो बोला है। तो मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट में ना रख दूं, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल 180, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 180। अच्छा 10 और 8 का मल्टीप्लाई में करूं तो कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अच्छा, और 18 और 10 का करूं तो 180 होता है, और अगर मैं 18 से 10 को सब्ट्रैक्ट करूं तो 8 मिलेगा। लो अब तो कर लोगे, अब तो कर लोगे ना, x की वैल्यू निकाल लोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे, समझ में आ गया होगा। अच्छा यहां तक करना होता है बस, इसके बाद से आसान हो जाता है सब कुछ, ठीक है, इसके बाद से आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी कहते होंगे सर कुछ तो बताओ, बताएंगे भाई। तो यहां क्या आया, x प्लस 18 और दूसरा x माइनस 10 इक्वल क्या, 0। तो एक बार x की वैल्यू आ जाएगी -18 और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 10। यहाँ कोई पॉजिटिव बोला है कि नेगेटिव बोला है, ये अगर लिखा हो तो पॉजिटिव वाला एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है बेटा। देख लेते हैं, द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर स्मॉलर, ठीक है, कोई बात, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं। अच्छा जब तुम ये x लेते हो, x इसको लेते हो तो y क्या आता है, y, ठीक है, देखो ना y क्या है, 8 टाइम ऑफ y स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखना, y स्क्वायर। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो ध्यान से, अगर मैं नेगेटिव ले लूँगा, मैं नेगेटिव ले ले रहा हूँ, मैं नेगेटिव ले ले रहा हूँ, तो यहाँ नेगेटिव दे देगा और इसका स्क्वायर क्या दे देगा, नेगेटिव, तो वो तो हमारा काम ही नहीं करेगा, इसको ले लेते हैं। तो वाई स्क्वायर क्या आएगा, 8 टाइम ऑफ दिस, ठीक है। तो वाई स्क्वायर कितना मिला, 80, तो वाई के मिला √80, ठीक है, ठीक है, आ गया होगा समझ में। 4√5, वाई कितना मिलेगा, 4√5, ये आंसर आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 8th नंबर जो है हमारा, 8th नंबर वो हमसे कहता है a train travel 360 kilometer at a uniform speed. If the speed have been 5 kilometer more, it would be have taken 1 hour less for same journey. Find the speed of train. ठीक है, ठीक है, ये भी कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, let x and y be the distance and uniform speed of train respectively। ओके बच्चों, मैंने लिखा नहीं है, आप समझिएगा इसको। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब ये x डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, सॉरी हाँ, y की स्पीड से, अच्छा डिस्टेंस क्या दी है, क्या 360 दी है, तो हम एक काम करते हैं बच्चों, सिर्फ स्पीड को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। बी द
यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस क्योंकि उन्होंने दी है 360 किलोमीटर। अच्छा, जब ये 360 को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, तो बेटा एक बात बताओ, जब मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करता हूं तो मुझको क्या मिलता है? टाइम ही तो मिलता है, टाइम ही तो मिलता है। तो ये टाइम नहीं हुआ, ये आवर नहीं होंगे हमारे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन में देखो, जब ये इसी डिस्टेंस को अपनी स्पीड को थोड़ा कम करता है, कितना कम करता है? 5 किलोमीटर। तो स्पीड पहले x थी, अब 5 और कम हो गई, तो अब भी तो ये टाइम ही दे रहा है, ये भी तो आवर है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझको, टाइम कौन सा बड़ा है, ये वाला कि ये वाला? तो ये कंसीडर करने के लिए हमें ये देखनी पड़ती है स्पीड कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम है। जिसकी स्पीड कम होगी वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो फिर क्या, T2 माइनस T1 जो है ना भैया, एक बात बताओ, T1 से T2 कितना ज़्यादा था? 1 घंटे ज़्यादा टाइम लेता था ना। हो गया काम। 360 x माइनस 5, 360 अपॉन x इक्वल 1, है ना। अब तो बन जाएगा, अब तो बन जाएगा ये, है ना। कैसे? देखो ना, देखो ना, एलसीएम लो यहाँ पे। एलसीएम क्या आएगा? x माइनस 5 और x, और x का मल्टीप्लाई 360 से हो जाएगा, माइनस 360 का मल्टीप्लाई इससे होगा, इक्वल 1 है ही, ठीक है। तो ये तो खत्म। क्या मिला? क्या मिला? 0 0 और 18 अपॉन x² माइनस 5x इक्वल 1। तो ये x² माइनस 5x इक्वल 1800 हो गया, x² माइनस 5x माइनस 1800 हो गया ये। अब हमें इसके फैक्टर करने होंगे, अब इसके हमें फैक्टर करने होंगे बच्चों। अच्छा, कर लेते हैं। अच्छा, 1800 के ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं कि ये हमें दे दे? अच्छा ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो ना कि 90 इंटू 20 लिखा है ये, है ना। 45 इंटू 2 इंटू 20 लिखा है, तो ये क्या है? 45 इंटू 40, दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, क्या 5 है, और हमें चाहिए भी डिफरेंस 5 ही है। तो क्या मैं यहाँ पे 45x प्लस 40x माइनस 1800 लिखूँ तो क्या गलत होगा? और मैं जब यहाँ से x कॉमन लूँगा तो x माइनस 45 प्लस 40 कॉमन लूँगा तो x माइनस 45 ही तो मिलेगा, है ना। अब आगे की कहानी बताना ज़रूरी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन नहीं तो x माइनस 45 जो होगा तो x इक्वल कितना आएगा? 45। अच्छा, एक x हमारा 40 भी आ रहा होगा माइनस का, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, स्पीड कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, तो यही एग्जिस्ट करेगा हमारा। x हमारा क्या है? 45 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। समझ आ गया? अच्छा, तो ये हमारे क्वेश्चन क्या हो गए बच्चों? 8 हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा रुकना, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। मैंने कहा एक टैप है, ये किसी टैंक को 10 आवर में फिल कर सकता है ना। तो बात ये आती है कि अगर ये एक जो टैप है हमारा, ए टैप है जो, ये 10 आवर में इसको फिल कर सकता है, तो मैं कहूँ ए टैप जो है वो 1 आवर में कितना फिल करे। देखो बात आ रही है, पहले मैंने कहा कि ये पूरा टैप 1 घंटे में फिल कर सकता है, वो 10 घंटे में फिल कर सकता है। तो मैंने कहा यार 10 घंटे छोड़ो, 1 घंटे में कितना फिल करेगा?
1 घंटे में जब फिल करने की बात आएगी तो 1 घंटे में मैं इसका वर्क पूछ रहा हूं कि इसने 1 घंटे में कितना काम किया, कितना काम किया, तो मैं कहूंगा 1/10। तो एक चीज को यहां फील करो ना, जो टोटल टाइम था उसी का रेसिप्रोकल जो है वही तो पार्ट ऑफ वर्क है इन 1 यूनिट ऑफ टाइम। 1 यूनिट ऑफ टाइम में, 1 यूनिट ऑफ टाइम में जो काम हुआ वही काम तो है ये, और ये काम क्या है, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल है ना, है ना, ऐसा ही है ना। तो बात यहां आती है, क्या क्वेश्चन में कह रहा है 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर। अच्छा, ये टोटल टाइम दे दिया है भरने का, टैंक को भरने का, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर 10 आवर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर टैप। अच्छा, स्मॉलर टैप कितना टाइम लेती है, लेट एक्स बी द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक, ठीक है। सो द part of tank filled by smaller tap in 1 hour equal। अच्छा, मैंने बताया ना x घंटे में भर रहा था, 10 घंटे में भर रहा था, तो 1 घंटे में कितना 1/10। और भाई x घंटे में भरे तो 1 आवर में कितना 1/x, पार्ट ऑफ द टैंक, इतना पार्ट भर देगा। अच्छा, एंड एक बात सुनो, जो टाइम है उस टाइम बड़ा जो डायमीटर का टैप है वो उससे 10 घंटे कम में भरता है, तो हम लिखेंगे द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द सेम टैंक इक्वल, इससे 10 घंटे कम ले रहा था ना, 10 घंटे कम ले लिए। तो एक बात बताओ ना फिर से, वही द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर। 1 घंटे में ये कितना भरेगा, ये भी अपने टोटल टाइम का रेसिप्रोकल ही भरेगा, है ना, ऐसे होगा। अच्छा, एक बात समझो, एक बात को ठीक से समझना कि 1 घंटे में ये इतना भरता है, 1 घंटे में ये इतना भरता है, और दोनों टोटल टाइम कितना लेते हैं, टोटल टाइम टेकन बाय बोथ to fill the tank इक्वल क्या है टाइम इसका 9 3/8 आवर मीन्स 75/8 आवर। तो एक बात बताओ ना हमको, एक बात समझो, 1 घंटे में इसने इतना काम किया, 1 घंटे में इसने इतना काम किया, इन दोनों ने मिलके 1 घंटे में इतना काम किया ना, टोटल काम को इसने इतने टाइम में किया, तो 1 घंटे में कितना किया होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/75/8। भाई जितना टोटल टाइम लेता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 आवर का वर्क होता है, 1 आवर का वर्क। तो हम कहेंगे द टैंक फिल्ड बाई बोथ इन 1 आवर इज इक्वल टू 8/75। तो क्या बेटा हम इसको 8/75 नहीं लिख सकते, फिर से समझो ना, फिर से समझो, जो टोटल टाइम होता है उसका रेसिप्रोकल इज द पार्ट ऑफ वर्क इन 1 आवर, इज द पार्ट ऑफ वर्क इन 1 आवर, ठीक है, डन बाय बोथ टैप्स। क्लियर हो गया। अच्छा, यहां एलसीएम क्या आएगा, यहां एलसीएम क्या आएगा, x - 10 ना, तो x - 10 प्लस x इक्वल 8/75, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, ये मैं हटा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है। अब क्या होगा, ये 2x - 10
2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल 8/75। अच्छा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 2 x माइनस 5 8/75 एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये तो हो गया 4, ये हो गया 4। अच्छा, अब क्या होगा? 75 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और 4 का इससे, तो 4x स्क्वायर माइनस 40x इक्वल 75x माइनस 375 इक्वल 0। अच्छा, मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या दे देगा भाई ये? अब हमको दे देगा 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x माइनस 3, अच्छा ये इक्वल 0 क्यों लिख दिए? प्लस 375 इक्वल 0, है ना, ये आ गया। अच्छा, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375। इसके आप फैक्टर कीजिएगा, आंसर लाइएगा, ठीक है। ये आपका काम है, आगे आपको करना है। मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं हमारे, 10 और 11 रह जाता है। तो ये इक्वेशन बना के मैंने दे दी है, सेल्फ कीजिएगा इसको, ठीक है, सेल्फ कीजिएगा इसको। हाँ, समझ आ गया होगा, बन जाएगा अब तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा वो होगा 10 क्या है भाई? 10 कह रहा है एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। अच्छा, डिस्टेंस दिया है, शहरों से हमें क्या लेना देना, विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरिंग द टाइम कंसीडरेशन the time they stop the intermediate station. Okay, if the average speed of the express train is 11 kilometer more than the passenger train, find the average speed of the 2 train. अच्छा, ऐसी बात है। चलो एक काम कर लो, let x and y be the average speed of express and passenger train, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ओके, अच्छा एक बात बताओ, जो पैसेंजर ट्रेन है उससे एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है? 11 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है ना। अब क्या है, एक बात बताओ, उसने क्या बोला कि मैसूर से बेंगलोर तक की जो डिस्टेंस है वो 132 किलोमीटर है, और इनके बीच में अगर वो एक्सप्रेस से जाता है तो उसको टाइम सपोज करो 4 आवर लगते हैं, और पैसेंजर जाता है तो 5 आवर लगते हैं। मतलब 1 घंटे का डिफरेंस हर बार आएगा, 5, 6, 7, 8 इस तरह से 1 घंटे का ही डिफरेंस रहेगा। तो ये बताओ ना, पैसेंजर से जब जाएगा तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा ना, पैसेंजर से जब जाएगा तो टाइम ज़्यादा ही तो लगेगा। तो भैया एक बात बताओ, जो स्पीड डिस्टेंस है मैं जब y से डिवाइड करूंगा तो इतना टाइम होगा ना उसका, और जब वो एक्सप्रेस से जाएगा 132 किलोमीटर तो उसको इतना टाइम लगेगा। ये टाइम ही तो है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 आवर। लास्ट क्वेश्चन में अभी ऐसे ही तो करके आए हम लोग। अब यहाँ भाई देख लो ना, y क्या है हमारा, सॉरी x से जाएगा यहाँ पे, y क्या हमारा x प्लस 11, क्या कर दिया भाई, x प्लस 11 माइनस होना चाहिए, ठीक है, माइनस होना चाहिए, कम होगी ना स्पीड, पैसेंजर की स्पीड तो कम होगी ना, तो माइनस होना चाहिए। अब तो इसको खुद करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करा दिए हैं। अभी ट्रेन का एक क्वेश्चन और करा चुका हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन अभी यही कराया था 8th नंबर, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था।
सेम यही क्वेश्चन था, ये कह लो, तो कर पाएंगे आप लोग, अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अच्छा 11 दूंगा मैं होमवर्क, 11 दूंगा मैं होमवर्क। द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। बच्चों डू इट सेल्फ, खुद करो। ठीक है, तो नहीं बनेगा तो हम बताएंगे ना, हम तो बताएंगे आपको। हमसे आप डिस्कशन करें, कमेंट बॉक्स में जाए, वीडियो लाइक करें। अच्छा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, लाइक ज़रूर करें बच्चों, सब्सक्राइब भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करेंगे आप, तो मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है बच्चों, उतनी मेहनत करूँगा। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।